after understanding of the market equilibrium, what is happening here basically हमने वहाँ जान लिया कि supply and demand का जब आपस में एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक क्लियरिंग मार्केट क्लियरिंग सिचुएशन मिलती है जिसमें हमें मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड मार्केट क्लियरिंग क्वांटिटी मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है. आफ्टर दिस वी विल लर्न दैट इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट how the markets behave. So we will discuss about in the market conditions, different market conditions. So the topic name is the changes in market equilibrium. तो हमने ये बात कही कि market equilibrium हमें intersection के बाद हासिल होता है. अब what are the changes in the supply and demand? Definitely when the demand and supply either one side both sides will change, so we will have a new equilibrium. So वो क्या conditions हैं, वो क्या situations हो सकती हैं, हम learn करते हैं इसके वाले से. So we have different cases. So number one case we will learn that in the first case, if we understand that the supply shift only, that's mean the curve of supply and demand, but only the supply curve shifts. So how can we plot this thing? So first of all, we will see that this is our quantity and this is our price. So what is happening basically? This is the quantity demanded and this is the quantity supplied. Okay, S and D, and we are seeing only the supply shift. So what is happening here basically, एक intersection point पे हमें equilibrium मिल रहा है और वो हमारी है Q0 और P0. फाइन. एंड देन अगर वो कहता है कि क्वांटिटी डिमांड में कोई तब्दीली नहीं आती और क्वांटिटी सप्लाई शिफ्ट हो जाती है, अब हम इसको दोनों साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड. लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़ लेते हैं ताकि हम जो केस अंडरस्टैंड करेंगे उसका रिवर्स कर लेंगे तो हमें दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक दैट द क्वांटिटी सप्लाइड इज शिफ्ट द राइट वर्ड एंड द न्यू सप्लाई इज लाइक दैट. ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गई and this is the S dash. Okay, so what will be happen here? Actually जैसे ये right word shift हुई तो हमें एक नया equilibrium point मिला, क्योंकि quantity demand तो वही थी ना और उस पर हमें एक नया point मिला. और जब हमें नया point मिला तो हमारी जो अब market clearing price हो गई वो आपके पास Q1 और P1. ओके, अब हमें इसको एवेल्यूट करना है कि बेसिकली व्हाट हैपेंड. क्वांटिटी सप्लाइड की हमने राइट वर्ड शिफ्ट की कुछ रीजंस जाने थे और हमने देखा था कि क्वांटिटी सप्लाइड जब ज़्यादा करता है सप्लायर तो दैट्स मीन कि उसके एक बहुत बहुत मेजर रीज़न है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी वाक़ हो सकती है, कि जिसकी वजह से उसने सप्लाई की जो ओवरऑल कर्व है वो शिफ्ट कर दी, ओवरऑल सप्लाई उसने इंक्रीज़ कर दी है. उसमें कॉस्ट ऑफ सप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं. इंटरेस्ट रेट आ सकता है, रॉ मटेरियल आ सकता है, एक्सचेंज रेट आ सकता है, डिफरेंट वेजेस आ सकती हैं. उन किसी भी फैक्टर्स की वजह से अगर उसकी कॉस्ट में कमी हो सकती है तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है. तो राइट वर्ड शिफ्ट होने से और अगर मार्केट की डिमांड में कोई वाज़े नहीं होता तो आपका जो एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है वो एक लोअर प्राइस पे बनता है. सो व्हाट हैपेंड, सो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? द रिजल्ट इज दैट ओनली द डिमांड ओनली द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट एंड डिमांड विल रिमेन सेम. सो वी विल हैव अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो वी मे कंक्लूड दैट कि सप्लाई कर्व शिफ्ट होने के नतीजे में वी विल हैव अ न्यू क्वांटिटी और मार्केट क्वांटिटी और वो प्रीवियस क्वांटिटी से ज़्यादा होगी एंड देन वी विल हैव द लेस प्राइस देन द
प्रीवियस इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो डेफिनेटली एक रियल फिनोमेना है कि जब मार्केट में प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, क्लियरिंग प्राइस कम होगी तो चीज़ की डिमांड में इजाफा होगा और सप्लायर भी ज़्यादा दे रहा होगा, तो एक नई क्वांटिटी के ऊपर होगा. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव केस फॉर द कंज्यूमर साइड. नाउ वी विल डिस्कस another case in which this quantity supplied is same and demand is shifting. So what will happen here basically? So if it is quantity, this is price, and this is the supply curve, and this is the demand curve, and basically this is the our point, and this is the Q naught, this is the P naught, and what is happening, हम यहाँ पर जो हमारे पास डिमांड है ये सप्लाई है, सो वी आर शिफ्टिंग द डिमांड ऑन द राइट वर्ड, और एक नई डिमांड की हम बात कर रहे हैं. अब अगेन वी विल थिंक अबाउट इट कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को आगे ले जाते हैं. सो ओवरऑल अगर आपको ऑन द कर्व मूवमेंट करनी है तो उसके फैक्टर्स अलग हैं. लेट्स मीन कि अगर आपकी रियल प्राइसेस में अगर आपके प्राइसेस में इजाफा हो जाए तो ये ऑन फैक्टर है, तो उसमें आपकी रियल इनकम कम हो जाती है, तो आपका क्वांटिटी सप्लाई, फिर उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, फिर उसमें न्यू बायर्स की इंट्रैक्शन आती है. तो हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे. वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द न्यू डिमांड कर्व. सो ओवरऑल डिमांड में इंक्रीज का मकसद है कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें नंबर 1 है हमारे पास कि एक इनकम का इजाफा. इनकम का इजाफा मीन नो मनी रिलेशन, दैट मीन द प्राइसेस आर सेम. अगर ओवरऑल डिमांड में इनकम में इजाफा होता है, नॉमिनल इनकम में इजाफा होता है, और जब नॉमिनल इनकम में इजाफा होता है तो डिमांड कर्व आपका आगे चला जाता है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग बैट के द ओवरऑल इनकम ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीज और डिमांड आगे चलेगी. दूसरा एक होता है कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर बात यही है कि इफ़ अगर आपकी जो आप कोई एक स्पेसिफिक गुड कंज्यूम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली अगर वो उस पर हमने बहुत सिंपल सी मिसाल देते हैं कि जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ ये एक जो ओवरऑल बना हुआ है वो एक बनाना का कंजप्शन का हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है. सो दैट्स मीन सो उसके नतीजे में अगर मैंगोज़ हैं, सो जो अगर मैंगोज़ की प्राइसेस में इजाफा होता है तो मैंगोज़ के जो कंज्यूमर है वो भी बनाना में शिफ्ट करेंगे क्योंकि उसकी प्राइस कंपैरेटिवली उन्हें कम लग रही है. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ओवरऑल डिमांड कर्व आपका शिफ्ट कर जाए. सेकेंड एक कॉन्सेप्ट और भी है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है. दैट्स मीन कि अगर बोथ थिंग्स आर यूजिंग टुगेदर विद अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन टुगेदर, तो दैट्स मीन कि उसकी वजह से कि अगर उसकी क्वांटिटी में इजाफा होता है सो ये भी इजाफे का बाइस बनेगा. अगर मार्केट के अंदर व्हीकल्स की प्राइसेस कम होती हैं और ये गैसोलीन है या फ्यूल है, तो जब ऑटोमेटिकली आपकी व्हीकल ज़्यादा परचेज होंगी तो वो फ्यूल से चलेंगी, तो फ्यूल की कंजम्पशन में भी इजाफा होगा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व ऑन द राइट वर्ड एंड सिमिलरली ऑन द लेफ्ट वर्ड. एक केस को डिस्कस कर लें, दूसरा केस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. व्हाट हैपन्स, इसके बाद होगा क्या. जैसे हमने यहाँ एक कंक्लूजन निकाला था, तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकलेगा. Basically, this is a new equilibrium point, and new equilibrium we are the more quantity is demanding because the rightward shift हमेशा आपको quantity demand में ज़्यादा दिखाएगा. लेकिन you must have to pay the more prices. So P1 इस वक्त आपके पास यहाँ ज़्यादा है. So again, if the supply is not changing and the consumers are demanding their demand, shifting their demand curve, so they must have to pay more prices than the previous equilibrium prices. So these are two cases in which the supply shift only and the demand shift only. Now we are discussing an important case in which both are shifting, and then the important point is that equally. If these two curves are shifting equally, so how they can behave like this. So this is like the price, this is a quantity, and initially we have this look like agreement S and D, and we have equilibrium point like that P and Q naught and P naught.
So then equally shifting mean that the supply curve is shifting with this, and then with the equal behavior. So we are observing that like that. So what is the important thing here? This is S dash, this is a D dash, कि यहाँ पर जब दोनों ने अपने आप को इक्वल शिफ्ट किया तो प्राइस में कमी वाक़ई या ज़्यादती नहीं होगी और वो अपने आप को उसी ही प्राइस लेवल पे रखेगा with the new quantity supplied and demanded. So equal shift in price, equal shift in the demand and equal shift in the supply. Only the result is that the quantity of the market clearing quantity will increase, but the price will remain same. क्योंकि दोनों फैक्टर एक साथ वर्क करेंगे. आप एक नतीजे में इनकम बढ़ेगी, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, किसी वजह से लोगों ने अपनी डिमांड में इजाफा कर दिया, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट भी आया और किसी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी वाक़ई होती है और वो अपनी सप्लाई को भी बढ़ा देता है. ज़्यादा डिमांड हुई, ज़्यादा सप्लाई कर दी, प्राइस मार्केट ने अपने आप को दोबारा उसी सेम प्राइस के ऊपर इक्विलिब्रियम कर लिया. सो दिस इज द थर्ड केस. नाउ वी विल डिस्कस अनदर केस इन विच we will see that what is happening, the irregularities in the market. और ये काफ़ी प्रैक्टिकल केसेस इस तरह के होते हैं कि जो आपको नज़र आते हैं. इसमें क्या हो रहा है कि where this is the quantity, this is the price, the supply shift more than demand. अब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ बिल्कुल फिक्स रहती है. दोनों चीज़ों में इजाफा होता है और ये भी नहीं होता कि दोनों चीज़ों में बिल्कुल इक्वल इजाफा हो जाए. ये तो हमने केसेस डिस्कस किए अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो रियल फिनोमेना में इस तरह से कुछ मिलता है कि अगर ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है, सो यहाँ पर सप्लाई शिफ्ट हो रही है मोर देन डिमांड. अब फैक्टर्स वही हैं जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए. सो अगर सप्लाई शिफ्ट हो रही है, लेट्स सपोज बाय दिस, सो दिस इज अ न्यू सप्लाई. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली? सो दिस इज द प्रीवियस वन एंड ये आपने एक क्वांटिटी नॉट और पी नॉट अचीव कर रखा है. अब सप्लाई आपकी बढ़ गई है. ओके, अब सप्लाई भी बढ़ी है लेकिन इस केस में डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन डिमांड का बढ़ना सप्लाई से कम होगा. तो दैट्स मीन कि अगर इसका गैप इतना है तो उसका गैप थोड़ा कम होगा, तो ये आपकी डिमांड हो जाएगी. इस नतीजे में आपको एक नई प्राइस ज़रूर मिलेगी, बिकॉज कि अब एस डैश और डी डैश जो इक्विलिब्रियम बना रहे हैं वो, लेकिन अगर ये इक्वल थे तो इनकी प्राइस लेवल सेम था. लेकिन अगर इनकी मूवमेंट में इक्वल नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो नतीजे में आपको फिर एक लोअर प्राइस मिलेगी जो कि उससे देखें नीचे है. इट्स फाइन. और अगर आप ये देखें कि खाली सप्लाई बढ़ती तो बहुत नीचे मिलती, लेकिन ऐसा नहीं होता. सप्लाई भी बढ़ती है तो डिमांड में भी कुछ इजाफा होता है और फिर ये एक इस तरह की रियल कंडीशन बनती है और मार्केट अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है. अनदर केस डिस्कस दैट कि यहाँ पर भी जो आपकी डिमांड है वो ज़्यादा शिफ्ट हो रही है सप्लाई के मुकाबले में. दिस इज़ अ इनवर्स केस ऑफ दिस वन. सो यहाँ पर अगर आप सप्लाई को देखते हैं और डिमांड को देखते हैं और ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आप अचीव कर लेते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन पी नॉट एंड क्यू नॉट. ओके फाइन. अब यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर आप देखें, ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है. यहाँ पर वो कहता है कि डिमांड शिफ्ट मोर देन. अब यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी, यहाँ पर डिमांड आपकी ज़्यादा बढ़ी. डिमांड में अगेन फैक्टर आ जाते हैं, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो ये आपका एक काफ़ी आगे की शिफ्टिंग हम दिखा देते हैं कि भाई ये डी डैश ये इस तरह से बढ़ी, लेकिन सप्लाई आपकी थोड़ी बढ़ती है. मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि यहाँ बढ़ती है खाली. सो अब जो आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो एस और डी नहीं, वो होगा आपका एस डैश और डी डैश के दरमियान. तो
अगर आपकी डिमांड खाली बढ़ी थी तो ये तो बहुत हाई लेवल का प्राइस लगा था, लेकिन आपको एस से नहीं देखना, अब आपको एस डैश से देखना है। लेकिन अगर डिमांड में सप्लाई से ज़्यादा इजाफा होगा तो रिजल्टेंटली आपको एक नई प्राइस मिलेगी और वो प्राइस उससे ज़्यादा होगी जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सो दीज आर डिफरेंट केसेस, दीज आर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस by which we can evaluate that how the demand and supply curve works and what is the demand and supply phenomena, और जिसके मुताबिक जो है मार्केट अपने आप को ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे कैसे लाती है। सो प्लीज़ लर्न इट, and if you have any confusion in these conditions, so you may ask by different means, by email, by WhatsApp, by comments. So keep watching more videos for more, and subscribe for more videos.